हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हो सब लोग? तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आपके क्लास 11th के एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। 11th फिनिश्ड। और अब आप आ चुके हैं क्लास 12th में। किसी किसी के यहाँ सेशन स्टार्ट हो गया है और किसी किसी के यहाँ होने वाला है। तो यहाँ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशली इस बारे में कि 11th मीन्स फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर। इस कॉन्सेप्ट पर सबने तो काम कर लिया, फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर। अब 12th में क्या करेगा वो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लास्ट तक इसमें बने रहिए। मैं हूँ जेके और आज हम बात करेंगे कि 12th स्टार्ट कैसे करें और स्टार्ट कैसे करें, साथ में हम स्कोर भी कैसे अच्छा करें, ठीक है। अच्छा स्कोर का मतलब 90 प्लस कैसे स्कोर करें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी के बारे में, बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर जो कि 2023 में है और 2023-2024 में। और अच्छा करेंगे जबकि 11th हमने फुल्ली रेस्ट ईयर सेलिब्रेट करा है, फिर भी हम 90 प्लस जा सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th क्लास। अब इसके लिए क्योंकि ये बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, यहाँ हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है और एक कांस्टेंट मतलब लगातार, जिसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। इस प्रोसेस में हमें पूरे एकेडमिक ईयर में काम करने की ज़रूरत है, इन ऑल सब्जेक्ट, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स बट इन ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमें अच्छा करना है तो मीन्स हमें सभी सब्जेक्ट में अच्छा करना है, अदरवाइज़ किसी एक सब्जेक्ट को अच्छा करके हम बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम छोटी छोटी बातों पर फोकस करेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ मैंने पॉइंट कर ली हैं, कुछ नहीं करी हैं, फिर भी हम उनके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा सबसे पहला काम है क्लास 12th स्टार्ट करने से पहले कि हम ये जानें कि व्हाट सिलेबस वी आर गोइंग टू स्टडी। सीबीएसई ने हमें लेटेस्ट सिलेबस क्या दे के रखा है, जो सीबीएसई ने हमें प्रोवाइड किया है। बाकी कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको सीबीएसई की वेबसाइट से जाकर सिलेबस को डाउनलोड करना है और उसमें देखना है कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि ये नहीं है, ये है, वो नहीं है, वो है। फिर बार बार बच्चे पूछते हैं हमसे कि सर वो टॉपिक डिलीट था, फिर एग्ज़ाम में वो बार बार आ रहा है, प्री बोर्ड में आ रहा है, बोर्ड में आ रहा है, यूटीज़ में आ रहा है, होम एग्ज़ाम्स में आ रहा है। तो ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं ट्रस्ट करेंगे कि कौन क्या कह रहा है। आप जाएंगे सीबीएसई की वेबसाइट से, उसका सिलेबस डाउनलोड करेंगे और वहाँ देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम साल भर कोई ऐसा टॉपिक पढ़ते रह गए, उस पर फोकस किए रह गए जो हमारे सिलेबस से डिलीट है, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर रिजल्ट, ठीक है। वो हमारे रिजल्ट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। हमने उसको बहुत टाइम दिया है, प्रैक्टिस करी है, मेंटली उसको प्रिपेयर करा है और इस वजह से वो हमको पहले ही चेक कर लेना, ठीक है। तो आपने सिलेबस देख लिया। सेकंड थिंग ये है कि आपको एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना होगा। टाइम टेबल आप किसी और से नहीं बनवाओगे। आपको पता है कि आप कैसे क्या मैनेज कर सकते हो, आपके क्या रूटीन है, क्या काम है, कैसे आपको क्या करना है। सो यू विल मेक योर टाइम टेबल बाय योर ओन, ठीक है। आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएंगे, ठीक है। अब ये भी दो बातों का ध्यान रखना है। इतना इजी टाइम टेबल ना बना लें कि दिन भर में आपका 1 घंटे का स्टडी शेड्यूल हो, या इतना मुश्किल ना बना लें कि आप 24 घंटे में से 18 घंटे का शेड्यूल बना के बैठें। ये दोनों ऐसे हैं जो बेकार हैं, इनसे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये तो करेंगे तो भी फ़र्क नहीं डालेगा और ये हम कर ही नहीं पाएंगे। तो एक सूटेबल टाइम टेबल आपको बनाना है जो आपके लिए सूटेबल हो, जिसको आप फॉलो अप कर पाएँ। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको फॉलो अप करना इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप फॉलो अप कर पाएँ, साथ में वो इतना सफिशियंट हो कि जब आप उसको फॉलो अप करें तो आप ग्रेड ए में आएँ, आप 90 प्लस इसको वाली कैटेगरी में पहुँचे। ऐसा ना हो कि आप पूरे साल तक अपने बनाए हुए टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं और फिर भी रिजल्ट के नाम पर आप 55% रिजल्ट दे रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। इसका मतलब आपने बहुत इजी अपने लिए प्लान करके रखा है। और आपको पता है कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट है ही नहीं, एक्सेप्ट हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा आपको, स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ये दोनों साथ में होंगे तो ही काम होगा।
आप सोचे कि सिर्फ स्मार्ट वर्क करके आप अच्छा कर ले जाएंगे तो दैट इज़ नॉट सफिशियंट। कई बार आप हार्ड वर्क करके तो अच्छा कर सकते हैं, बट ज़्यादा स्मार्ट वर्क करके अच्छा करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। सो रिमेंबर दिस कि शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना ही है, मेहनत आपको करनी ही है, फॉलो अप आपको करना ही है, और एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें आप डेली बेसिस पर एटलीस्ट आप पीसीएम डेली पढ़ें। आप डेली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को आप डेली पढ़ें प्रॉपर तरीके से, ना कि सिर्फ देख के रख देना, ठीक है। तो आपने एक टाइम टेबल बना लिया। अब टाइम टेबल बनाने के बाद आप क्या कितना पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, इसके लिए आपके पास एक डेली टारगेट होना चाहिए कि आप पर डे क्या टारगेट कर रहे हो। सब्जेक्ट वाइज, इट शुड बी सब्जेक्ट वाइज, एंड फॉर दैट यू पीपल कैन प्रिपेयर वन सेल्फ मेड डायरी। इसके लिए आप एक सेल्फ मेड डायरी ले सकते हो, ठीक है। अपने हाथ से बना लो एक डायरी और उसमें अपने डेली टारगेट मेंशन करो। ऐसे टारगेट मेंशन करो जो रीचेबल हो, जिन तक आप पहुंच पाओ। ऐसे टारगेट नहीं बनाओ कि आप पहले ही दिन अपनी रूटीन से हट जाओ, आपने जो टारगेट बनाया हो आप उसको कंप्लीट ना कर पाओ। तो ये नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऐसा टारगेट सेट करना है जो आप कंप्लीट कर लें, मतलब कि वो रीचेबल हो। अब आप अगर मेहनत नहीं करें, आपने उस पर दिन भर वर्क नहीं करा तो वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, दैट इज़ योर फॉल्ट। लेकिन आप ऐसा कोई टारगेट ना सेट कर ले, फॉर एग्जांपल कि आज मैं पूरे दिन में मैथमेटिक्स के एक वॉल्यूम को फिनिश कर दूंगा, वॉल्यूम फर्स्ट आई विल फिनिश, तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है। एक दिन भर में 24 आवर में एक वॉल्यूम को फिनिश करना ईजी नहीं है जब आप अभी सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये आपके लिए बिल्कुल ईजी नहीं है। तो आपका डेली टारगेट हो जो एक सूटेबल हो और ऐसा हो जिसमें आपको काफ़ी मतलब वर्क करना पड़े उसको फिनिश करने के लिए। ऐसा ना हो कि आप बैठे लेकर और ख़त्म हो गया हो, ठीक है। तो वो टारगेट आपका होना चाहिए। एंड बिफोर फिनिशिंग दैट, ठीक है, उसको बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि जब तक आप उसको फिनिश ना कर लें, टारगेट आप अचीव ना कर लें, ठीक है। तो ये डेली टारगेट आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी में बना सकते हैं। आप अपनी डायरी में 1 2 3 करके नंबरिंग कर लेंगे। मैथ्स में मुझे ये पढ़ना है, फिजिक्स में मुझे ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में मुझे ये पढ़ना है। ये चीज़ें आप इस तरह से प्लान कर लें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपने जो टारगेट बनाया है वो सिर्फ टारगेट ही ना रहे कि आपके चार्ट पे लिखा हुआ है, आपके सामने नोटिस बोर्ड पे आपने लिख के रखा कि आज का मेरा ये टारगेट है, टुडे आई विल फिनिश दिस, लेकिन उस पर कोई वर्क नहीं हुआ, वो जहाँ का था तहाँ रह गया। या आपने 3 टॉपिक पर आपने अपना प्लान करके रखा था, आपने कोई एक फिनिश कर लिया, बाकी आपको लगता है कि अभी इतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर ऐसा कुछ है तो आप ऐसे टारगेट ही ना बनाएं जो पॉसिबल ही ना हो। आप एक टारगेट बनाएं और डेली बेसिस पर उस टारगेट को हिट करें, ना कि सिर्फ टारगेट बना के छोड़ दिए। उसको डेली महसूस कराइए कि हमने आपको टारगेट बनाया है और फिर हम आपको टारगेट करेंगे भी, ठीक है। उसको हिट करिए, डेली बेसिस पर अपना टारगेट आप कंप्लीट करिए। जो आपने गोल बना के रखा है, यू शुड अचीव योर गोल ऑन डेली बेसिस, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपको ड्यूरिंग स्टडी क्लास करते हुए, आपको लाइव क्लासेस करते हुए अपने नोट्स बनाते चल रहे हैं। ये नोट्स 2 तरीके से होगा। एक तो सीधा सीधा जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं बस हम उसको कॉपी करते जाएं। एक आपकी अपनी लैंग्वेज होगी जिसमें आप समझ पाएंगे। कहीं आपने हिंदी वर्ड यूज़ कर लिया होगा, कहीं आपने इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लिया होगा, कहीं आपने इंग्लिश वर्ड यूज़ कर लिया होगा, तो दैट शुड बी इन योर वर्ड, ठीक है। वो आपके लैंग्वेज में होनी चाहिए जैसा आप चाह रहे हो। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। और इसको सभी सब्जेक्ट में, पीसीएम में आपको, पीसीएम बी में आपको ये करते ही रहना है, ठीक है। तो आपको ये नोट्स बनानी है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो नोट्स आप बना रहे हैं बस बना के उसको कॉपियाँ इकट्ठा ना करिए कि बंडल पे बंडल कॉपियाँ बन रही, हम तो इतना पढ़े, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर रिवीजन भी करते रहना है। आप रिवीजन का टाइम सेट कर लीजिए। आप 3 दिन पे रिवीजन करते हैं किसी पढ़े हुए टॉपिक को, आप चाहें तो 24 आवर में भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, बट यू मस्ट रिवाइज इट विद इन वीक। आपको अगर लगता है कि ये सब इतना अभी जल्दी है तो आप वीक के अंदर ही उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो आपके ज़्यादा जो है वो आपके काम आएगी और आपको वो याद रहेगी, मेंटेन रहेगी कि क्या करना था हमको, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आप समझ रहे होंगे कि व्हाट आई एम सेइंग। जो भी नोट्स आप बना रहे हैं, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना रिवीजन के कुछ होने वाला नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बात जो हम हमेशा देखते हैं वो ये होता है कि
हमारे पढ़ने के साथ साथ हमारा रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट हमारे अच्छे नहीं आते, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। ये बात बार बार देखी जाती है। बच्चा कहता है कि हम तो इतनी मेहनत करें, हमने अपना बेस्ट दिया, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो इसका एक सिंपल सा और छोटा सा सॉल्यूशन है जिसको आपको फॉलो अप करना है, एंड डेफिनेटली यू विल गेट योर रिजल्ट व्हाट एवर यू डिजर्व। जो भी आपकी मेहनत है, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, वो सारा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, एंड दैट इज़ द गिव सेल्फ टेस्ट। ये जो GST है, GST, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑल सब्जेक्ट, स्पेशली इन PCM एंड स्पेशली इन मैथमेटिक्स। GST का मतलब है आप वेट ना करो कि जब आपका स्कूल टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगा, आपका टीचर टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगा तो आप टेस्ट दोगे, फिर आप जानोगे कि आपने क्या किया। फॉर एग्जांपल सपोज कि आपने पढ़ के रखा चैप्टर 3 मैट्रिसेस आपने पढ़ के रखा एंड यू वांट टू, और कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहा है एंड यू वांट टू नो दैट कि आपको कितना तैयार है कितना नहीं तैयार है, या आपको इसकी प्रिपरेशन ही करनी है, सो यू मस्ट गिव सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि चैप्टर आपने मैट्रिसेस पढ़ ली, आपको जो भी लगता है कि इस वाली एक्सरसाइज से, इस वाली एक्सरसाइज से, इस वाली एक्सरसाइज से हमने तैयारी कर ली। अब एक्सरसाइज कोई भी आपने ले ली, उसमें अल्फा क्वेश्चन ले लिया, दूसरे वाले से बीटा ले लिया, तीसरे वाले से गामा क्वेश्चन ले लिया। इसको एक कॉपी में आपने कहीं पर लिख लिया और फिर इसको बुक को साइड में रखकर इसको आप सॉल्व करते चले गए। तो दिस इज कॉल्ड गिव सेल्फ टेस्ट। आपने टेस्ट दे लिया खुद से। अब जो आपने टेस्ट दे लिया है, अब आप उसको चेक करेंगे कि वो कितना सही है। वट एवर टेस्ट गिवन बाई यू, यू मस्ट चेक दैट कि वो कितना सही है। ठीक है, ये इतनी बातें हो गई। अब इसी में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए, कि जब आप मैथ्स कर रहे हो तो आप इस बात पर बहुत फोकस रहें। एक आपको फॉर्मूला बुक बनाना होगा, यू मस्ट प्रिपेयर वन फॉर्मूला बुक। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि बिना फॉर्मूलों के कुछ होता नहीं है, तो यू मस्ट प्रिपेयर वन फॉर्मूला बुक। आपको एक फॉर्मूला बुक बनाना ही बनाना है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है कि जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करा, तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आप देख लें कि वहाँ पर क्या क्या फॉर्मूले आ रहे हैं, उसको अपनी फार्मूला बुक में मेंशन कर लें। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3। तो जब भी कभी आप ड्यूरिंग कैलकुलेशन या क्वेश्चन सॉल्यूशन के ड्यूरिंग आपको ज़रूरत पड़े कि यहाँ क्या यूज़ होगा, तो आप उस फार्मूला बुक का यूज़ कर लें। ये ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, जब आप सीख रहे हो क्वेश्चंस लगाना, तो ये बिल्कुल गलत नहीं कि आप फार्मूला देखकर क्वेश्चन लगा रहे हैं। आप कैसे भी करके लगाइए, बट आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको एकदम अच्छा प्रिपेयर करिए। तो यहाँ तक की बातें हो गई आपकी। ठीक है, कि फार्मूला बुक आपको प्रिपेयर करना है। अब कुछ और बातों पर बात करते हैं। अब देखिए, स्टूडेंट हमारे पास 2 तरीके के होंगे। ठीक है, एक जो टाइप 1 स्टूडेंट होगा और एक टाइप 2 स्टूडेंट होगा। ठीक है, एक टाइप 2 स्टूडेंट होगा। हम दोनों की बात करेंगे, टाइप 2 स्टूडेंट और टाइप 1 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, टाइप 1 स्टूडेंट ऐसा होगा जिसके पास एक्स्ट्रा कोचिंग होगी, वो कोचिंग क्लासेस जाता होगा। ठीक है, उसके पास कोचिंग से ही उसको नोट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, उसको वहीं से उसका रिवाइज हो जा रहा होगा, उसको DPP मिल जा रही होगी, और वो भी NCERT सॉल्व कर लेगा। ठीक है, वो ऐसे लोग होंगे कोचिंग में, और ये सारी चीज़ें उनको कोचिंग के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाती है, तो उनके लिए काम ईजी हो गया। एक ऐसा बच्चा है जो कोचिंग नहीं जा पा रहा है, किसी वजह से कोचिंग क्लासेस नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, व्हाट ही शुड डू। ठीक है, सबसे पहले तो वो फ्री क्लासेस ले सकता है ऑनलाइन। हम लोगों के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन फ्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट थिंग, ड्यूरिंग दीज क्लासेस उसको खुद का नोट्स बनाना चाहिए। स्टडी प्रोसेस वही है, उसको खुद का नोट्स बनाना चाहिए। इस नोट को उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। रिवीजन के बाद उसको NCERT सॉल्व करनी है। नॉट ओनली NCERT, द थिंग्स विच आई विल सजेस्ट यू, यू मस्ट सॉल्व NCERT एग्जाम्पलर ऑल्सो। आपको NCERT की एग्जाम्पलर को भी सॉल्व करना है। ठीक है, और इन सभी प्रोसेस में जो आप नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स आपके खुद के बने हुए हों। ये नहीं कि वहाँ से टॉपिक देख के, आपने टॉपिक देखा, उस टॉपिक में आप अपने वर्ड्स यूज़ करिए, यूज़ योर ओन वर्ड्स। ठीक है, आप अपने खुद वर्ड्स यूज़ करिए जिससे वो चीज़ें आपके लिए एकदम क्लियरली हो जाएं और आप उसको आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस में जब आप इतना कर लें, इतना आपको करना ही करना है, फिर आप वेरी लास्ट एक बात पर फोकस करें कि PYQs को ज़रूर सॉल्व कर लें, और इसको लास्ट में दिसंबर के लिए ना बचा के रखें, फॉर दिसंबर।
इसको आप चैप्टर वाइज फिनिश करें। जैसे मान लीजिए कि आपने चैप्टर नंबर 1 फिनिश करा, तो PYQ 1 से रिलेटेड अभी तक जितने आए हुए हैं उनको वहीं पर फिनिश करिए, वहीं पर अपनी नोट्स में PYQs को सॉल्व करिए और याद रखिए कि कैसे सॉल्व हुए थे। तो यहाँ तक की बात हो गई। आपको पता है कि आप इतनी सारी चीज़ें करोगे ना, आप अपने क्लास में अल्ट्रा प्रो रहोगे यार, मैं बता रहा हूँ आपको, आप अल्ट्रा प्रो लीजेंड रहोगे। आप 95 प्लस की कैटेगरी में पहुंच जाओगे अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो अप करी तो। एकदम कोई बट नहीं है, कोई कहीं और से नहीं आता है, ठीक है, आप ध्यान देना, कोई कहीं और से नहीं आता, सब लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे ही तैयारी करते हैं, बस वो फॉलो अप करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट थिंग है विच आई वांट टू टेल यू, वो ये है कि सिलेबस को कैसे हम लोग फिनिश करें, कितना टाइम लें। देखिए जो मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स का सिलेबस, स्पेशली जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, इट शुड बी फिनिश अप टू अक्टूबर तक तो एनी हाउ ये फिनिश होना ही चाहिए, एनी हाउ, कहीं कोई इफ बट होना ही नहीं चाहिए। अक्टूबर तक ये आपका सिलेबस फिनिश होना चाहिए। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच आई वांट टू टेल यू कि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं रिगार्डिंग बुक्स कि क्या पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, क्योंकि उनको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। कुछ लोग उनको ये बताते हैं कि ये वाली बुक पढ़ना, तो इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, ये वाली बुक पढ़ लो, ये वाली बुक पढ़ लो, इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। कोई ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, तो कुछ और सजेस्ट करता है। तो मैं जो मानता हूँ, जो मेरा मानना है, एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, कि आपको मिनिमम बुक रखनी है एंड मैक्सिमम रिवीजन करनी है, एंड इफ़ यू वांट टू कलेक्ट द बुक तो 1 by 1 आपको पहले एक फिनिश करनी है एकदम प्रॉपरली, और उसके बाद जब आप एक फिनिश कर लेंगे तब आपको दूसरी बुक लाने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपको बुक कम से कम रखनी है, रिवीजन मैक्सिमम करना है, बुक कम से कम और रिवीजन आपका मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई कि हम बुक्स पर क्या फोकस करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा बुक्स पर नहीं लगना है। अब मैं बताऊँ वो कम से कम बुक क्या है। पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए 2 बुकें, एक NCERT और एक उसकी एग्जाम्पलर। इन दोनों पर आपको फोकस होना चाहिए कि इनको हम कैसे फिनिश करें। हर एक क्वेश्चन विद ऑल क्वेश्चन अलोंग विद एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल्स को भी नहीं छोड़ना है, अलोंग विद एग्जाम्पल्स एंड टाइप ऑल्सो, कि ये किस तरह से, इस बात को भी ध्यान देना है कि ये किस तरह से क्वेश्चन इन्होंने दे के रखा है और वैसे क्वेश्चनों को हमें फिनिश करना है, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पूरे तरीके से डिस्टर्ब करके रखता है, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन। आई वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ, और इसको हैंडल किए बिना हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ते पढ़ते आपने अपना फ़ोन उठा लिया और आपको पता चला कि आप कोई टर्म ऐसा मिल गया मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो, ठीक है, ऐसा कोई टर्म मिल गया आपको जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो। आपने फ़ोन उठाया, फ़ोन से गूगल आपको यहाँ दिख रहा था, आप वहाँ गए ही नहीं, आप आ गए सोशल मीडिया पे, और फिर आप यहाँ लगे घूमने, ये लो रैंडम मोशन आपने गैस मॉलिक्यूल की तरह स्टार्ट करा। तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप खुद में ही डिसिप्लिन हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन का यूज़ करें, लेकिन उसकी टाइमिंग फिक्स हो और उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी, टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपने पर डिपेंड करती हैं कि आप कितना सेल्फ डिसिप्लिन है। अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड कर ली और आप उसको नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, कि आप एक अच्छे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले स्टूडेंट हैं। लेकिन आपने कोई चीज़ डिसाइड करी और अगले ही पल आप फिर उसी को करने लगे कि हमको अभी इतने टाइम तक पढ़ाई करनी है और फिर हम बाद में देख लेंगे फ़ोन में, और पता लगा कि 25 मिनट हुआ और उसके बाद फिर आप स्टार्ट हो गए उन चीज़ों में। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एंड दिस इज़ नॉट फॉर ओनली 1 month और 2 month, ये पूरे एकेडमिक ईयर के लिए है, ये पूरे के पूरे एकेडमिक ईयर के लिए, पूरे साल आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और इस पूरे प्रोसेस में आपको ये भी फोकस करते रहना है कि आपका जो सिलेबस है वो कितना कवर हो गया और उसमें से आप कितना कंप्लीट करके रखें। अगर आपको इसमें कहीं इफर्ट होता है
तो आप अपने टीचर से अपने डाउट्स पूछिए, प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए अपनी, लेकिन आपकी स्पीड में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जो आपने फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर सेलिब्रेट किया है डियर फ्रेंड, वो अब आप 12th में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपको डेली वर्क करना होगा, ऑनेस्ट होना होगा और डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा, और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको सजेस्ट करी हैं आपको ये सारी चीज़ें भी देखनी होगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द लेक्चर्स ऑफ क्लास 12th फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास 12th के सारे लेक्चर, एंड दैट लेक्चर विल इंक्लूड कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट रखेंगे अप टू जेई तक के वो कॉन्सेप्ट रखेंगे, एंड सिमिलरली क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चंस भी उनके जेई तक के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात को पूरा आप ध्यान में रखिएगा, आई विल टीच यू, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो भी कुछ वैसे ही होंगी, प्रॉब्लम्स भी आपको देखते चलता है, कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स जो भी उनको सॉल्व करते चलना है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, ठीक है। फिर मिलते हैं अब लेक्चर के साथ, और भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन है तो मैं उसको आप तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।